जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट को लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग एवरी सैटरडे आपके लिए एक डिफेंस अपडेट का वीडियो लाएंगे। छोटा सा वीडियो होगा 10-15 मिनट का, जहां मैं आपके लिए सारे जो भी पूरे वीक के डिफेंस से रिलेटेड अपडेट्स हुए होंगे उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। छोटा सा वीडियो रहेगा तो सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह क्लब हो जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ मैं एक ही इशू के बारे में बात करने वाला हूं जो आप सब जान रहे हैं, और वो ये कि हमारे देश के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत जी, उनका हेलीकॉप्टर कुन्नूर में क्रैश हो जाता है और उनका उसमें देहांत हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये सीडीएस की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सीडीएस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ एग्जाम से रिलेटेड बातें होंगी और कुछ सारी A to Z इंफॉर्मेशन जो इस क्रैश से रिलेटेड है, ये डेथ मिस्ट्री से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या वजह यहां पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये क्रैश कैसे हुआ होगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का यहां पर आया था और उसमें यही लिखा है कि जो चॉपर था जस्ट 7 मिनट ही, 7 मिनट का डिस्टेंस ही बचा था, 7 मिनट बाद लैंड हो जाता, लेकिन उससे पहले ही ये चॉपर क्रैश हो जाता है। सबसे अच्छी बात जो अब आईएएफ हमको बता रहा है, यानी इंडियन एयरफोर्स हमको दे रहा है, वो ये कि जो ब्लैक बॉक्स है उसको हमने रिकवर कर लिया है। तो सर ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को बताइए। ठीक है, आपको इसके बारे में इन डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली इस बॉक्स का क्या पर्पस होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप समझ सकते हैं कितनी दुखद समाचार थी ये, लेकिन ये घटा कैसे, ये हादसा हुआ कैसे। दिल्ली से प्लेन बोर्ड किया जनरल बिपिन रावत जी ने और वो सुलूर एयर बेस पे लैंड करते हैं। दिल्ली से वो टेक ऑफ करते हैं और सुलूर एयर बेस पे वो लैंड करते हैं। सुलूर एयर बेस पहुंचने के बाद वहां से वो चॉपर बोर्ड करते हैं। उस चॉपर पे बैठ के वो जा रहे होते हैं डिफेंस सर्विसेज कॉलेज। ये कॉलेज वेलिंगटन में है, वेलिंगटन अपने इंडिया का वेलिंगटन। ठीक है, वहां ये जा रहे होते हैं और वहां जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही ये चॉपर जो है वो क्रैश हो जाता है ऊटी के पास, कुन्नूर में। वहां ये क्रैश हो जाता है जिसमें उस हादसे में इनकी डेथ हो जाती है। अब नॉट ओनली थी, इसके अलावा आप देखेंगे कि 14 लोग, 14 पीपल जो है इस हेलीकॉप्टर में बोर्डेड थे। उनमें से 2 लोग थे जनरल बिपिन रावत जी और उनकी वाइफ मधुलिका राजे। ये दोनों की भी डेथ हो जा रही है। ठीक है, तो ये काफी दुखद समाचार है पूरे भारत के लिए। काफी एक ऐसी पर्सनालिटी थी जनरल बिपिन रावत जी जिसको डिफाइन करना, जिसको बताना बहुत ही मुश्किल टास्क है। ठीक है, तो एज यू कैन रीड, ये जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम है MI-17V5। अब काफी एडवांस हेलीकॉप्टर इसको बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पास्ट में भी इसके क्रैश होने की बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं। 11:48 AM के अराउंड आप देखेंगे ये सुलूर एयरबेस से टेक ऑफ करता है ये हेलीकॉप्टर। ठीक है, और वेलिंगटन गोल्फ यहां पर ये लैंड करने वाला होता है, जहां पर इनका स्वागत करने के लिए, इनको लेने के लिए एक 3 स्टार जनरल जो है वो उनका वेट कर रहे होते हैं। बट उससे पहले ही ये चॉपर क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत जी वॉज ऑन अ विजिट टू दिस इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। ठीक है, वेलिंगटन। और ये यहां क्यों गए थे, जैसे मैंने बताया कि वहां की फैकल्टीज जो हैं और वहां जो आपको जो मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफिसर्स, ठीक है, स्टूडेंट ऑफिसर्स, ये लोग दे वर अंडरगोइंग अ 1 ईयर कोर्स। ठीक है, तो उनको एड्रेस करने के लिए यहां पर बिपिन रावत जी जा रहे थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहां से उन्होंने टेक ऑफ किया था। पहले सुलूर एयरबेस से, फिर चॉपर लिया, कब ये हादसा हुआ, कहां ये हादसा हुआ। ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कहां जा रहे थे ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये अटकलें यहां ये लगाई जा रही हैं कि ये हादसा कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ, कैसे हो गया होगा। कुछ यहां पर थ्योरीज ये आ रही हैं कि यहां पर ये क्रैश हुआ वो नीलगिरी हिल्स का एरिया है। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देखिए नीलगिरीज के आसपास। तो आपके लिए हो सकता हो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ दे नीलगिरीज के ऊपर, क्योंकि यहां पर ये क्रैश हुआ वो नीलगिरीज के पास, वो नीलगिरी हिल्स की पहाड़ियां थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां जो वेदर कंडीशंस थी वो ऐसी थी कि विजिबिलिटी वाज नॉट गुड, और ये एक रीजन हो सकता है प्लेन क्रैश होने का। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं कहे जा रहे हैं, ऐसी थ्योरीज बताई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जब ऐसे वीवीआईपी पर्संस के मूवमेंट होते हैं तो उससे पहले मॉक ड्रिल्स होती हैं, है ना, कुछ मॉक ड्रिल्स कराई जाती हैं कि इस तरह से मूवमेंट होगा। क्या ये मॉक ड्रिल्स हुई थी?
ये एक बड़ा सवाल होता है। जब इस तरह की वीवीआईपी मूवमेंट्स हो रहे होते हैं तो उनके साथ, उस हेलीकॉप्टर के साथ या कोई भी जो भी चीज जा रही है लैंड के थ्रू, हवा के थ्रू, तो आगे पीछे भी और फोर्सेस चलती हैं, खाली उनका प्लेन नहीं जा रहा होगा। तो क्या वो ऐसा था कि नहीं था? इस तरह की चीजें, अटकलें बार बार लगाई जा रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और यहां बात करेंगे, लेकिन अभी जब ये प्लेन क्रैश हो गया, उसके बाद जब सर्च क्रूज निकले ढूंढने के लिए, तो सबसे पहले वो 300 मीटर के दायरे में, जहां वो क्रैश हुआ उसके 300 मीटर के रेंज में उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढ रहे थे। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? देखिए, ब्लैक बॉक्स अब ये ऑरेंज कलर का होता है। इनिशियली ये ब्लैक कलर का हुआ करता था, इसलिए उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, तो अब ये ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है। मैंने रीजन आपको साइड किया, ऐसा कोई खास रीजन नहीं है कि इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं। ठीक है, अब इस ब्लैक बॉक्स में बेसिकली आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंपोनेंट तो मिलेगा जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एफडीआर। अब इसका काम क्या है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का? देखिए, फ्लाइट का जो भी सिनेरियो रहा होगा, कितने एल्टीट्यूड पे था, है ना, उड़ रहा था, जब टकराया, जब क्रैश हुआ तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर नोट कर लेता है। और साथ में एक कंपोनेंट और होता है जिसको बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी जब दो, कॉकपिट क्या होता है? जहां पायलट्स बैठते हैं। ठीक है, तो जब दो पायलट्स, यहां दो या जितने पायलट्स हो जो बात कर रहे होंगे आपस में, तो उनके बीच में क्या बातें हो रही थी वो हमको पता चल सकती हैं। या फिर मान लीजिए कुछ हेलीकॉप्टर के अंदर होगा ना, कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो जब प्रॉब्लम आई होगी तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने एयरबेस स्टेशन पे कांटेक्ट करने की कोशिश करी होगी, तो उनकी बात एयरबेस स्टेशन से क्या हुई, एयरबेस स्टेशन की तरफ से जवाब क्या आया, ये सारी जब बातें हमको पता चलेगी तो शायद हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी क्लोज होंगे। राइट, तो ये चीजें हैं। तो एक तरीके से ये जो ब्लैक बॉक्स हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ये एक तरीके से हार्ड डिस्क का रोल प्ले करता है। जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, आप डेटा सेव कर लेते हैं, सिमिलरली यहां पर ये जो ब्लैक बॉक्स है वो इस तरह के डेटा को सेव कर लेता है। अब आप कहेंगे सर सब कुछ फट गया, पूरा प्लेन क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ये ब्लैक बॉक्स कैसे सर्वाइव कर जाता है? देखिए, इसको बनाया ही ऐसे एलिमेंट्स के साथ जाता है कि ये डिस्ट्रॉय ना हो पाए, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट खास बात है। जब इसको फिट करते हैं हेलीकॉप्टर्स में या एयरक्राफ्ट में, तो इसका पहले ट्रायल होता है। जैसे आप उसको कई बार हिट कर रहे हैं दीवार पे भी तो भी नहीं टूट रहा है, पानी के अंदर डाल दिया तो भी सर्वाइव कर रहा है। इस तरह से कई सारे तरीके से इसका पहले ट्रायल किया जाता है। तो ये होता है ब्लैक बॉक्स। तो पहले क्या हो रहा था कि जब इनिशियली जिस दिन पता चला कि ऐसा क्रैश हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 300 मीटर के आपके पूरे रेडियस में ये पूरा सर्च किया जा रहा था ब्लैक बॉक्स मिल जाए। लेकिन जब ब्लैक बॉक्स 300 मीटर्स के एरिया में नहीं मिला, तो इसका डायमेंशन, इसका जो डोमेन है वो बढ़ा के 1 किलोमीटर कर दिया गया कि 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है आप पूरा ढूंढिए, इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढिए। क्योंकि ब्लैक बॉक्स अल्टीमेटली काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हमको हेल्प करेगा ये जानने में कि अंदर क्या चल रहा था, है ना। जब ये क्रैश हुआ तो उससे पहले क्या सिनेरियो था, पायलट्स के बीच में कुछ हुआ, या फिर पायलट्स ने बात करने की कोशिश करी एयरबेस स्टेशन से, तो एयरबेस स्टेशन से कोई जवाब आया भी कि नहीं आया, आया तो क्या आया, इन लोगों ने कांटेक्ट किया तो क्या बताया। ऑल दीज थिंग्स जब हमको पता चलेंगी तो हमारे लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। राइट, तो ये एक चीज है। अब ये तो हो गया पूरा हमारा जो इंसिडेंट हुआ था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बात करें अगर, तो ये जो पोस्ट है ये बहुत रिसेंटली ही बनाई गई थी, और जनरल बिपिन रावत जी हमारे देश के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो साथ में आप देखिए यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री का एक और डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था, 5th डिपार्टमेंट था उनका, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, ये 5th डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट को हेड भी कौन कर रहा है? सीडीएस हेड करेगा। तो जो भी सीडीएस होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, वो इसको, इस 5th डिपार्टमेंट को हेड करेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सीडीएस है ये परमानेंट, एक तरीके से इट इज एक्टिंग एज अ परमानेंट चेयरमैन। चेयरमैन किसका? किसका परमानेंट चेयरमैन? चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का। अब जरा इस बात को समझिएगा। देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सीएससी। अब ये कमेटी है, नाम से पता चल रहा है, यानी इसमें कुछ मेंबर्स भी होंगे। तो कौन कौन मेंबर होते हैं? जो भारत के ट्राई सर्विसेज हैं, आर्मी, जो नेवी और जो एयरफोर्स, इनके जो भी, इंडियन एयरफोर्स, इसके जो भी यहां पर चीफ्स होते हैं, इनके जो भी चीफ होते हैं वो इसके मेंबर होंगे। किसके? चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के। और इसको हेड जो करेगा वो हेड करेगा सीडीएस। समझ में आ गया? तो जैसे अभी तक जनरल बिपिन रावत जी थे, वो इन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस के जो चीफ हैं
उनको हेड कर रहे थे, ठीक है ना। तो जैसे आर्मी का चीफ है, नेवी के चीफ है, एयरफोर्स के चीफ है, इन सबको मिला दें तो एक CSC, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाता था। तो आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ये ऐसा क्यों किया गया, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे अटैक्स हो जाते हैं देश के अंदर जहां पर ये रिक्वायरमेंट होता है कि कंबाइंड तरीके से हमारी जो फोर्सेस हैं वो एक्ट करें। फॉर एग्जांपल जैसे मुंबई के अटैक्स की बात करें, 26/11 की बात करें, तो पानी के थ्रू भी यहाँ पर टेररिस्ट आए थे, है ना, फिर लैंड अटैक्स भी हो रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है जहां पर आप चाहते हैं कि आपकी जो फोर्सेस है वो एकजुट होकर लड़े, है ना। और इस वजह से अगर कुछ इस तरह की चीजें आएंगी जहां पर एक CDS है और वो हेड कर रहा है तीनों के चीफ्स को, तो हम बेटर कोऑर्डिनेशन में काम कर सकते हैं। यही ऑब्जेक्टिव था इस CDS को बनाने का। सो आई होप आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अब बात ये आती है कि नेक्स्ट जो CDS होंगे वो कैसे अपॉइंट होंगे। लेट मी टेल यू, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी रिटन रूल्स नहीं है CDS के अपॉइंटमेंट को लेकर। आप ये चीज यहां पढ़ सकते हैं, देयर आर नो रिटन रूल्स फॉर CDS सिलेक्शन। कोई भी रिटन रूल नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली चूंकि पहली बार ऐसी पोस्ट बनी थी तो कोई भी प्रीसिडेंट भी नहीं है कि भैया इससे पहले क्या हुआ करता था हम वैसे ही कर लें। ये फर्स्ट टाइम था, तो कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है इससे पहले का, और कोई भी रिटन रूल्स नहीं है। तो बेसिकली इट इज अप टू द गवर्नमेंट ओनली। ये गवर्नमेंट ही अब इस पर्टिकुलर मुद्दे पे डिसाइड करने वाला है। सो यहां पर वही लिखा है, ये हेडिंग आप देखिए 9 दिसंबर का ये आर्टिकल है कि प्रोसेस टू फाइंड जनरल रावत सक्सेसर एज CDS बिगिंस, दीज आर द लाइकली ऑप्शंस बिफोर गवर्नमेंट। इस आर्टिकल में और सारे ऑप्शंस दिए थे। तो अगर आप सीनियोरिटी के बेसिस पे जाएंगे तो कोई और बन सकता है, अगर आप किसी और एंगल से देख रहे होंगे तो कोई और बनेगा। तो जब ये इस तरह का अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उस पर हम आपको एक अलग डिफेंस अपडेट दे देंगे। जब तक ऐसा कोई अपॉइंटमेंट हो नहीं रहा है तो उस पर अटकल लगाने की कोई भी मतलब नहीं बनता है, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा इशू जो है वो समझ में आ गया होगा, और कुछ एग्जाम के एंगल से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें वो आप यहां से नोट करके ले जा रहे होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ गुड डे।